आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोग का जो बीए सीबीसीएस के तहत इकोनॉमिक्स का कोर्सेज कर रहे हैं, या हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है, सभी के क्लासेज हमारे यहाँ चलते हैं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। इसके पहले क्लासेस में बताए थे, वैसे मैं फिर बीच में बताऊंगा। और साथ ही साथ हम लोग आज इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे। आप अंत तक क्लास में बने रहें, आपको सारी बातें समझ में आएगी। और मैं पहला दिन और पहला लाइन बता दूं, अगर आपने इकोनॉमिक्स रखा है और इकोनॉमिक्स में करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसका पहली शर्त है कि क्लासेज में आपको कंटिन्यू रहना है, डिसकंटिन्यू नहीं होना है, कभी भी नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपके पास है, अगर क्लासेज मिस हो जाते हैं तो सिस्टमेटिकली वीडियो को देखिएगा, तभी पूरी बातें समझ में आएगी। शुरुआत में आपका जो इकोनॉमिक्स है, आपका कथा कहानी लगता है थोड़ा सा, लेकिन इकोनॉमिक्स जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, या मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, या मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, इसमें दोनों तरह की चीज़ें पढ़नी है। पहले तो जो मन में भय है कि इकोनॉमिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये मन से भय हटा दीजिए और अब बता दें इकोनॉमिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन नहीं करके हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे कि आपको जो है इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं एकदम शुरुआत से। देखिए, बेसिकली हम लोग थोड़ा सा सिलेबस के बारे में फिर से डिस्कस कर दें, लेकिन चूंकि हम सिलेबस के लिए पहले क्लासेज में आपको बता चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा आपको नहीं हम समय लेंगे। तो सेमेस्टर 1 में आपको जो पढ़ना है बता दें, तो सेमेस्टर 1 में जो आपको सिलेबस है, एक पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा पेपर मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, और इसे कहिए मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए, मैं एकदम शुरू से करता हूँ। तो सिलेबस में क्या पढ़ना है सर, ठीक है। तो सबसे पहला जो पेपर 1 है, पेपर 1 में आपको है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ये आपका ये सेमेस्टर 1 है। क्या आपका है? ये आपका सेमेस्टर 1 है। तो सेमेस्टर 1 में जो मेजर सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स रखे हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन से लेके पूरा मार्केट तक को पढ़ना है। मार्केट में मार्केट, उसके बाद जब सेकेंड ईयर में जाइएगा तो फिर आपको माइक्रो पढ़ना है, फिर मैक्रो भी पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ना है। और दूसरा जो पेपर है आपको बता दें, दूसरा जो पेपर है वो है मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। दूसरा पेपर क्या है? मैथमेटिकल मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स। आपका जो सीबीसीएस है, हर 6 मंथ पे एग्जाम होगा। कितने मंथ पे एग्जाम होगा? हर 6 मंथ पे आपको एग्जाम होगा, और ये सेमेस्टर 8 तक होगा। क्योंकि अब जो अभी जो सीबीसीएस है आपका, ये 4 साल का बीए हो गया। पहले बीए कितने साल का होता था? 3 साल का होता था। अब बीए क्या होगा? तो इसका नाम होगा बीए रिसर्च। क्या होगा? बीए रिसर्च। यानी कि जब अंतिम वर्ष पढ़ेंगे, जैसे कि आपको बता दें कि जैसे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, और एक हो गया फिर आपका सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8। वैसे बता दूं, पटना विश्वविद्यालय इसके पहले साल यानी पिछले साल ही सीबीसीएस को लागू कर दी थी, लेकिन वो 3 इयर्स का था। कितने साल का था सीबीसीएस? जो सीबीसीएस पीयू का 3 इयर्स का था, लेकिन इस साल जो सीबीसीएस लागू हुआ है, कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया। अभी ऐसे 4th ईयर का सिलेबस नहीं आया, यानी कि जब चौथा साल में पढ़ेंगे, लेकिन उम्मीद है कि जो 4th यानी कि जो आपका सेमेस्टर 7, 8 होगा, इसमें आपको रिसर्च से संबंधित बातें बताई जाएगी। क्योंकि इसमें अच्छा मार्किंग लाते हैं तो आपको डायरेक्टली बीए के बाद पीएचडी करने का मौका मिलेगा, और नहीं तो एमए आपका 1 साल का हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ गए? पहले एग्जामिनेशन कितने साल का होता था? 3 साल का। अब कितने साल का होगा? 4 साल का। ये पहले बेसिक बातें समझ जाइए। अब दूसरी बात यह है कि सर एग्जाम कैसे होगा? एग्जाम कैसे होगा? तो पहले जो एग्जाम हर साल होता था, अब एग्जाम 6 महीना पे होगा। एग्जाम मान लिया कि देखिए, एग्जाम मान लिया कि 100 नंबर का आपका पेपर है,
इसमें आपको 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो आप एग्जाम हॉल में बैठ के देते थे। जो 30 नंबर का एग्जाम होगा, 30 नंबर का, इस 6 मंथ में ये आपका जो है 2 CIA होगा। 2 क्या होगा? CIA कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। लगातार जो क्लासेस करते हैं उसके आधार पर कॉलेजेस में इंटरनल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद आपको असाइनमेंट इंजॉय करना होगा। मान ली 7.5 नंबर के हैं तो 7.5 नंबर का 2 CIA हो गया, तो 15 नंबर का तो यही हो गया। इसके अलावा और भी क्या देना है, तो आपको एक असाइनमेंट भी देना होगा। क्या देना होगा? 5 नंबर का असाइनमेंट देना होगा, और जो असाइनमेंट दीजिएगा उसी पर या तो क्विज या तो मॉक करवाया जाएगा। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 5 × 5 10, और 15 कितना हो गया? 25 हो गया। और जो 5 नंबर है जो क्लासेस करते हैं उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, कैसा अटेंडेंस रहता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है, उसके आधार पर जो क्लास टीचर हैं जो क्लास आपका लेंगे वो आपको मार्किंग करेंगे। इस तरीके से 30 नंबर इधर और 100 नंबर इधर, तो 100 नंबर का ये हर पेपर में इसी तरीके से आपका होगा। इसलिए CBCS के तहत इकोनॉमिक्स रखे हैं। ताई उम्मीद करते हैं कि पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत CBCS के तहत BA किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, ये पूरे दुनिया में भारत क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। इसमें से एजुकेशन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर सुधार होने की संभावना है। पहले जो एग्जामिनेशन सोचते थे कि 5 क्वेश्चन पढ़ के पास कर जाएंगे, अब इस तरह की भ्रम में न रहें। आप अगर इकोनॉमिक्स रखें, कोई हिस्ट्री रखें या पॉलिटी रखें, कोई पेपर रखे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े आपको कोई गुंजाइश होने वाला नहीं है। समझ गए? ये आपकी सिलेबस की ब्रीफ में बातें थी। वैसे सिलेबस का डिटेल्स में डिस्कशन मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको बताया था। चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं टू द पॉइंट। हमारा जो पेपर है, कहिएगा सर की बुक हम क्या क्या पढ़ेंगे। बुक्स की भी बातें थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने बताई है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी लीजिएगा, ML सेठ का, HL आहूजा का मैंने बता दिया हूं, है ना। ये दोनों चूंकि बुक मैंने रेफर किया है, ML सेठ का, HL आहूजा का। इसमें अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी लीजिएगा, इसका एक एडवांस थ्योरी आता है, वो भी आपको नहीं लेना है। या आपका ML झिंगन का भी आप ले सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। या यदि आपके पास बेसिक नहीं है, अग्नि 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, तो 12th का जो है इकोनॉमिक्स आपको ले लीजिएगा। 11 12 दोनों का इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? जो CBSE बिहार बोर्ड में चलता है, वो कोई भी NCERT या NCERT का रेफरेंस बुक जो आपका है, जैसे ओरियन जैन का आता है, संदीप गर्ग का आता है, दीपाश्री का आता है, सुमन का आता है, जो आपका अनुपम अग्रवाल की आती है, जो एक बुक आप रख लीजिए। क्लियर है? उससे बेसिक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो भी आप लीजिएगा, वो आप ले लीजिएगा AC चियांग के ले लीजिएगा। अब हमारे का जो विश्वविद्यालय में चलती है वो मेहता मननानिक है, वो भी बुक ले लीजिएगा। या साहित्य भवन पब्लिकेशन का भी मैथमेटिकल मेथड आता है, उसको भी ले लीजिएगा। या फिर आप यहाँ पढ़ते हैं तो यहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसमें सारा कुछ रहेगा। इस तरीके से जो 2 है, प्लस यदि आपने इकोनॉमिक्स रखा है तो इकोनॉमिक्स में आपको बता दें कि आपका जो है 2-3 मैगजीन्स आती है, जैसे योजना है और कुरुक्षेत्रा है। देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश होता है, और एक है EPW यानी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जर्नल है, जो मुंबई से पब्लिश होता है। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक चीजें हैं पूरा का पूरा ठीक होते चलेगा। इससे शुरू से ही आप अपने अर्थव्यवस्था को, अपने अर्थतंत्र को समझने का आपको मौका मिलेगा। ये तो हो गया बातें कि सर हम क्या बुक्स पढ़ेंगे, क्या आपका सिलेबस है ब्रीफ में। अब चलिए हम लोग आते हैं डायरेक्ट जो हम लोग को पढ़ेंगे। देखिए बाबू, हम लोग पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। क्या पढ़ेंगे? अर्थशास्त्र। ये हिंदी वर्ड अर्थशास्त्र है, हम शुरू से देख रहे हैं हिंदी वर्ड अर्थशास्त्र है। इसमें 2 चीज है, एक है अर्थ और एक है शास्त्र। ठीक है? तो अर्थ का मतलब होता है वेल्थ, और शास्त्र का मतलब होता है साइंस। यानी शब्द के हिसाब से क्या हो गया? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इस शब्द के हिसाब से लिख लीजिए। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। आगे पढ़िएगा, जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर है एडम स्मिथ है, वो भी इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन में कहते हैं इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। लिख लीजिए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है।
ठीक है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आइए अब नेक्स्ट ये देखिए, इकोनॉमिक्स अंग्रेजी का शब्द है। जो हमारा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसमें बताया गया है कि ये जो है दो शब्दों से डिराइव हुआ है, दो शब्द से। ठीक है, देखिए, एक है ऐसे, एक है ओइकोस और दूसरा है नेमीन। ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी कि एक और डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का शास्त्र है। अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का शास्त्र है। यहाँ पे जो हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ए फैमिली, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट स्टेट, हाउस होल्ड रिप्रेजेंट ए कंट्री। हाउस होल्ड का मतलब एक परिवार से है, एक राज्य से, एक देश से है। क्लियर है? ये तो दो शब्द हैं, एक इकोनॉमिक्स, एक अर्थ था, जिसका मतलब हम लोगों को समझा। तो कहिएगा सर क्या वर्ड है? ये जो वर्ड है बाबू ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है। ग्रीक शब्द, ग्रीस जहाँ के सिकंदर आने वाले थे, ग्रीक शब्द से बना है ओइकोस और नेमीन। एक का मतलब होता है हाउस होल्ड, दूसरा का मतलब होता है मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन का शास्त्र है, गृह प्रबंधन का विज्ञान है। अब जरा देखिए, आपको बता दें कि बेसिकली एक शब्द इकोनॉमिक्स के शुरुआती करते हैं, वो शब्द यह है, उसको हम लोग बोलते हैं, देखो उस शब्द को हम लोग कहते हैं स्कार्सिटी। क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी, है ना। स्कार्सिटी का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड, है ना। हमारा जो रिसोर्सेज है हमेशा लिमिटेड होता है लोगों के पास, परिवार हो, राज्य हो, देश हो। रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, लेकिन जो हमारी आवश्यकताएं अनंत होती है, और उसी सीमित संसाधन में हमें बहुत कुछ करना होता है। और हर व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती है, वो राज्य हो या व्यक्ति हो या परिवार हो। और हम जानते हैं कि एक इच्छा पूरी होती है, दूसरा इच्छा ऑटोमेटिकली क्रॉप अप हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो मनुष्य के अंदर हमेशा लालच होती है, और इसीलिए मनुष्य जो है हमेशा आर्थिक समस्याओं से घिरा होता है। क्लियर? तो हमारा जो ए इकोनॉमिक्स है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिख लीजिए। हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। लिखिए, रिसोर्सेज आर लिमिटेड और वांट्स आर अनलिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, resources are limited but wants are unlimited। लिखिए, संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित होते हैं और आवश्यकताएं अनंत होती है, और आवश्यकताएं अनंत होती हैं। therefore we always faces the problem of therefore we always faces the problem, economic problem। संसाधन सीमित है, आवश्यकताएं अनंत है, इसलिए हम लोग हमेशा आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं, फेस करते हैं। कि अब देखिए होता क्या है कि इच्छा को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम हो, आप हो, परिवार हो, राज्य हो, स्टेट हो। यदि रिसोर्सेज सीमित नहीं होता तो जितने डिमांड जनता को होती है सरकार से, सभी उनकी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाती। अगर संसाधन सीमित नहीं होता तो जितना बच्चों का डिमांड होता है, एक्सपेक्टेशन होता है परिवार से या
परिवार से, पेरेंट से, वो सब पूरा कर देते हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स हमें सिखलाता है कि हम अपने सीमित संसाधन को किस प्रकार से उपयोग करें ताकि हमें अधिकतम सेटिस्फैक्शन मिले। इकोनॉमिक्स टीचेज अस हाउ वी यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, है ना, सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है? चलिए, स्कार्सिटी समझे हम लोग अच्छे तरीके से। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं कि अर्थशास्त्र जो है, वैसे तो इसकी बहुत सारी अलग अलग बुक्स है। अर्थशास्त्र में जो पहली पुस्तक मानी जाती है हमारे भारत में, वो आपका चाणक्य का है। किनका है? चाणक्य का। देखिए, अर्थशास्त्र में जो पहली पुस्तक मानी जाती है एक कौटिल्य अर्थशास्त्र है। कौटिल्य यानी चाणक्य यानी विष्णुगुप्त जो है हमारे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका पाटलिपुत्र जो है कर्म भूमि रहा है, और इन्होंने घनानंद जैसे आपका अत्याचारी कहिए घमंडी राजा को उन्होंने गद्दी से उठाकर फेंकने का प्रण लिया था और अंततः फेंका। तो बेसिकली ये जो अर्थशास्त्र है चाणक्य का, इसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। एक राज्य को सीमित संसाधन में कैसे चलाया जाए, एक राजा को किस तरह से टैक्स लगाया जाए ताकि सबको जो है ऊपर बराबर भार ना पड़े। इन्होंने कहा था कि टैक्स इस तरीके से लगाया जाए और टैक्स सभी को बराबर कभी नहीं देना होगा, इन्होंने कहा था। आज एक खुफिया विभाग देते हैं, खुफिया तंत्र देखते हैं, आज ये प्रधानमंत्री का जो पोस्ट देखते हैं, ये सारी चीज़ें इनकी अर्थशास्त्र से मिलती है। और इनकी अर्थशास्त्र की जो बुक है, इनका नाम है अर्थशास्त्र। तो बेसिकली अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो संस्कृत में लिखा गया है, और इसका जो है बहुत सारे भाषाओं में इसका बड़े पैमाने पर अनुवाद भी आपका हुआ है। क्लियर है? तो हम इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि जो प्रोफेसर चाणक्य थे वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में, यानी कि जो पहले आपका भारत का ही पार्ट था, बट आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद जो है इट हैज बीन पार्ट नाउ पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान का पार्ट हो गया है, और तक्षशिला का भग्नावशेष आज भी पड़ा हुआ है। वही तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य जो है अर्थशास्त्र के आचार्य हुआ करते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई वहीं पूरा की। क्लियर है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय इंडिया का सबसे पुराना यानी कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय मानी जाती है। नालंदा विश्वविद्यालय से पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका है, वहीं पे ये अर्थशास्त्र के आचार्य थे। क्लियर है? और ये इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाए। उसके वही उन्हीं का चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार थे। अब बिंदुसार का जो बेटा है अशोक चक्रवर्ती, अशोक से कहते हैं, अशोक द ग्रेट कहते हैं, उन्हीं के पुत्र थे, है ना, पोता थे जिससे कहते हैं। क्लियर है? तो इनकी पुस्तक माने, हालांकि इन पुस्तक को लेकर बहुत सारे विरोधाभास है, लेकिन आपका जो है इनकी पुस्तक भी है अर्थशास्त्र, सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। बेसिकली अर्थशास्त्र रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ पॉलिटिकल डिप्लोमेसी दैट इमर्ज इन इंडिया एंड इज optimized by the written material on the position, policy and military strategy written by the कौटिल्य। कौटिल्य जो अपनी अर्थशास्त्र में डिस्कशन करते हैं, उसमें जो है किस तरह का पॉलिटिकल पोजीशन हो, किस तरह का मिलिट्री पावर हो, किस तरह का सरकार की नीति होनी चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस किया गया है। और बेसिकली कौटिल्य जो है प्रोफेसर हैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी के, और लेटर दी मौर्य एम्पायर प्राइम मिनिस्टर, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। इन सभी का जिक्र मैंने आपको बता दिया कि जो हमारा कौटिल्य थे आपका बेसिकली क्या थे, आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी बने। क्या है? उनके अर्थशास्त्र ग्रंथ में सलाह दी गई कि अपने क्षेत्र का विस्तार करने या सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी उपाय शासक की समझ से परे नहीं है। ठीक है? मैंने कहा था हिज अर्थशास्त्र ट्रीटीज, उनके अर्थशास्त्र किताब बताती है, एडवाइज करती है दैट नो मेजर्स वेयर बियॉन्ड द रूलर्स ग्रैप्स टू एक्सपैंड हिज टेरिटोरी और गेन पावर। कह रहा है राजा से परे नहीं, अगर राजा कोई चाहेगा तो सब कुछ सक्षम है। तो इनकी पुस्तक में बहुत सारी बातें हैं, इसमें एक पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगा। यदि अभी सीबीसीएस के विद्यार्थी हैं तभी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कल होकर जब यूपीएससी की तैयारी करते हो, ऑप्शनल इकोनॉमिक्स रखते हो, तो इसमें सारी बातें बताई गई है। इसलिए इस सेक्शन को मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसमें काफ़ी डिटेल्स में दिया गया है क्या है नहीं है, ऐसे हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, लेकिन अभी आपका जरूरी नहीं है।
इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो सीबीसीएस में है वो आपका है क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रावधान है किया गया है। जैसे मैंने क्या कहा था 70 नंबर का, तो 70 नंबर में आपका 20 नंबर का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनके बारे में आपको डिस्कस कर दिया। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि आपका अर्थशास्त्र को पहले जो है क्या हम लोग बोलते थे, अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था। क्या था? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स था, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक अर्थशास्त्र, है ना। तो एक 1776 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम है ना, जिनका नाम है एडम स्मिथ। क्या नाम है? एडम स्मिथ। तो जो एडम स्मिथ है बेसिकली, देखिए एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ जो है इस पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को दो पार्ट कर दिए, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, है ना, और अर्थशास्त्र को एक सेपरेट विषय के रूप में विकसित किए। एडम स्मिथ was the first economics who separated the political economics into politics and economics and developed economics at a separate branch, separate subject। ये काम कब किए? ये काम ये 1776 में किए। कैसे किए? एक पुस्तक लिखे जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन के पब्लिकेशन के साथ अर्थशास्त्र की सेपरेट पढ़ाई शुरू हुई। इसीलिए एडम स्मिथ को, है ना, आपका जो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, अर्थशास्त्र का फादर कहा जाता है। इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी कि अगर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो डिवीजन ऑफ लेबर करना चाहिए। इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विचारधारा दी, प्राइस का डिटर्मिनेशन डिमांड और सप्लाई पर होना चाहिए। यानी डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट कौन दिए थे? एडम स्मिथ दिए थे, जो आप हमेशा पढ़ते हैं। इन्होंने लेसेस फेयर की बात की थी। इन्होंने बात की थी कि सरकार को सिर्फ डिफेंस में ध्यान देना चाहिए, बाकी सारा का सारा चीज क्या होगा, बाकी सारा का सारा चीज जो है आपका जो है सरकार करेगी, सॉरी मार्केट के आधार पर होगा। जैसे किसी वस्तु, कोई वस्तु हम उत्पादन करते हैं, वो मेरा सर्विसेज हो या किसान का सर्विसेज हो या कोई प्रोड्यूसर का सर्विसेज हो, तो उसका जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होना चाहिए वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई प्रोसेस के आधार पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर आपका होना चाहिए। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा देखिए एडम स्मिथ है जिनकी एक पुस्तक थी, ऐसे तो आप एक पुस्तक का नाम सब जानते हैं, इनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब है कि पुस्तक का नाम था, पूरा नाम जो था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का पूरा नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ बेसिकली कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया था। ऑफ हिज बुक थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट एंड एक बुक का नाम है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स और दूसरी पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कब पब्लिश हुआ था? 1776 में हुआ था। ये जो पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसी को शॉर्ट में हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, ही बिकेम द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, द एकेडमिक फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। वी नो इट नाउ हैड द रूट्स इन द एडम स्मिथ। क्योंकि एडम स्मिथ की पुस्तक के बाद से ही हमारा इकोनॉमिक रूट का अलग जन्म हुआ। अदरवाइज एडम स्मिथ के पहले जो इकोनॉमिक्स होता था उसको हम लोग पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जानते थे। क्या जानते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जानते थे। आगे आइए थोड़ा सा और जान ले, बता दें, ये जो भी बातें मैं इंग्लिश में है जैसे लिखा दिया हूँ वो हिंदी में भी आपका अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यहाँ लिखिए, वाई एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम लोग जो है अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहते हैं?
वाई एडम स्मिथ इज कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? लिखिए, एडम स्मिथ was the first economics who separated the political economics, बताए थे, who separated the political economics, इस तरह से लिखिएगा, into politics and economics, into politics and economics, into politics and economics, and develop economics at a separate branch, and develop economics as a separate branch by writing a book, Wealth of Nation, bracket में 1776. So he is called father of modern, he is called father of modern economics. लिखिए, एडम स्मिथ पहले अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को, राजनीतिक अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिए, राजनीतिक और अर्थशास्त्र। अलग लिखिए, राजनीतिक और अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में, विकसित किए, इसलिए उन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्लियर है? आप देखिए, फिर से आते हैं बोर्ड पर थोड़ा सा समझाने के लिए। क्या क्या बताए थे कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कहते थे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ जो है 1776 में दो विभाग में बांट दिए, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स। क्लियर? और बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है ना, इस इकोनॉमिक्स को आगे फिर दो विभागों में बांटा गया है ना। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसे हिंदी में कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलेंगे? समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर है? तो ये काम कौन किए? इस काम को किए थे रैगनर फ्रिच ने। इस काम को कौन किए थे? रैगनर फ्रिच। कब किए थे? 1933 में किए थे। और इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज शुरू हुआ, देखिए सोशल साइंस में, अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 1969 में शुरू हुआ। सबसे पहला नोबेल प्राइज इन्हें ही दिया गया। सबसे पहला प्राइज इकोनॉमिक्स में रैगनर फ्रिच को दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया? रैगनर फ्रिच को दिया गया। ऐसे नोबेल प्राइज की शुरुआत 1901 में हुई थी। सबसे पहला नोबेल प्राइज किसे दिया गया? तो रैगनर फ्रिच को दिया गया। आगे अब देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कब से हुआ, प्योर इकोनॉमिक्स का। जैसे हमने देखा पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, फिर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स में बांटा गया, फिर इकोनॉमिक्स को माइक्रो मैक्रो में बांटा गया, जिसको रैगनर फ्रिच किए। रैगनर फ्रिच बेसिकली नॉर्वे के रहने वाले थे और वो ऑस्लो विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं और बाद में ही बिकेम द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इन ऑस्लो यूनिवर्सिटी। बाद में वो ऑस्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। तो जो नॉर्वे है, उस नॉर्वे का
द HDI है वो कितना है, 1 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है, 1 है। क्लियर है। तो अब देखिए उस बेसिकली जो एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ बेसिकली द प्रोफेसर रहे हैं आपका जो है अलग अलग जगहों में, जो इंग्लैंड है वहाँ पे, ब्रिटेन है वहाँ पे, अलग अलग जगहों पे प्रोफेसर रहे हैं। बेसिकली एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, वहाँ अपनी पढ़ाई लिखाई किए। बाद में कैम्ब्रिज भी आए, अलग अलग जगह पे, ऑक्सफोर्ड भी आए, अलग अलग जगहों पे आए। इनके जो विचारधारा का प्रचार पूरे विश्व में आपको किया गया। इनका जो पॉलिसी था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो मॉडल था, सबसे पहले अमेरिकी सरकार अपनाए। 1776 का जो पीरियड है, देखिएगा अमेरिका उसी समय ब्रिटिश ग्रुप से आज़ाद हुआ था। बाद में इनकी पॉलिसी को अपनाकर अमेरिका काफ़ी तेजी गति से अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद की। लेकिन उन सभी बातों को डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन मैंने कहा था इकोनॉमिक्स की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला पुस्तक 1948 में आया था। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला पुस्तक 1948 में आया था। उस पुस्तक का नाम था इकोनॉमिक्स। पुस्तक का नाम क्या था, इकोनॉमिक्स। जिसको लिखने वाले कौन थे, सैमुअल्सन। नाम सुने होंगे। जब आप इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक पढ़िएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, दैट मीन्स आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उस जो पीपीसी का मॉडल है, यही सैमुअल्सन साहब आपको दिए थे। और इकोनॉमिक्स का जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो डिफिनेशन है वो सैमुअल्सन साहब दिए थे। इनकी जो पुस्तक का नाम ही इकोनॉमिक्स है, इसमें इकोनॉमिक्स का हर चीज को शामिल किया गया है ना। तो ये पहली पुस्तक मानी जाती है, इकोनॉमिक्स की पहली पुस्तक है, 1948 में हुआ। बाद में इसका बहुत सारे भाषाओं में इसका अनुवाद होके पब्लिकेशन किया गया और एक लंबे समय तक इनका पब्लिकेशन होते रहा। अब ये दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी इनका पुस्तक पूरे दुनिया में आज के दिन भी चलता है। क्लियर है। बेसिकली देखिए, ये जो सैमुअल्सन साहब है, इनको भी 1970 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। ये अमेरिका के रहने वाले थे और वो जो है कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्वे के रहने वाले थे। तो कहिएगा सर कि इंडिया में किसी को नोबेल प्राइज मिला कर नहीं, इकोनॉमिक्स मिला है। 1998 में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए आपको नोबेल प्राइज मिला है। किन्हें, अमर्त्य सेन को। आज भी अमर्त्य सेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्रोफेसर हैं। 2019 में फिर अभिजीत बनर्जी को भी प्राइज मिला है। और दोनों जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता माने बंगाल से संबंध रखते हैं। तो भारतीय अभी तक 2 भारतीयों को भी नोबेल प्राइज आपको मिला है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी किसको नोबेल प्राइज मिला इस साल, क्यों मिला है। तो 1970 में भी आपका जो नोबेल प्राइज मिला। इस तरह से करते करते आपका जो है सारा नोबेल प्राइज विनर का नाम याद हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जब पूरे इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में जिन्हें भी नोबेल प्राइज मिला है उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। किस तरीके से आपको याद होते चला जाएगा। लेकिन ये अब याद हो गया होगा, इकोनॉमिक्स की पहली पुस्तक 1948 में सैमुअल्सन के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन दे दिए थे, हु रोट द बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। Economics is an introductory textbook written by the American economists Paul Samuelson and William Nordhaus. The textbook was first published in 1948 and has been published in 19 different editions and the most recent 2009 में ये लास्ट एडिशन पब्लिकेशन हुआ है, चूंकि अब रहे नहीं, लेकिन पुस्तक इनका आपका है, दोनों भाषा में है, समझना आप लोग के लिए आसानी होगा। उसके बाद आइए कि आपका जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है उसको हम नेक्स्ट क्लासेज में जब देखेंगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। चलिए अभी हम लोग थोड़ा सा बैठो थोड़ा सा। देखिए हम लोग यहां तक सीख चुके हैं कि जो इकोनॉमिक्स है इसका 2 पार्ट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इसमें एक वर्ड है आई। आई आई मतलब इंडिविजुअल। इसमें एक वर्ड है ए। ए मतलब एग्रीगेट। तो आपसे जब कोई पूछे ना कि माइक्रो मैक्रो क्या है, तो बताइएगा कि जब हम इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और जब हम लोग एग्रीगेट का अध्ययन करते हैं उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल है, एक फर्म का धन माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मैक्रो में क्या पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बजट, ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं ये कहाँ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं। तो माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट और मैक्रो में हम पूरा, जैसे हम पूरे बॉडी का अध्ययन एक साथ करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हुआ, लेकिन बॉडी का अलग अलग सेल का अध्ययन करेंगे दैट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। तो रैगनर फ्रिश ने कहा था इकोनॉमिक्स को दो तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए, या दो तरीके से अध्ययन किया गया है। तो कहिएगा सर कि आपका जो है पुस्तक तो 1890 में ही आ गया था, आप बता रहे हैं 1933 में, 1890 में पुस्तक कौन आया था, ए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था, अभी हम आपको बताएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या था, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक था, जो सैमुअल साहब जो है आपका जो मार्शल साहब लिखे थे, जस्ट अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा और हम बता दें आपको, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जो फादर हैं या फाउंडर हैं, किन्हें कहा जाता है, तो एल्फ्रेड मार्शल को। मार्शल इज फादर ऑफ, इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था, नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब पब्लिश हुआ, 1890 में। जो मार्शल साहब हैं ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, और इनकी पत्नी का नाम था पैरले मार्शल। पैरले मार्शल का नाम इसलिए महत्व है क्योंकि कैम्ब्रिज में पहली महिला स्टूडेंट आपका पैरले मार्शल थी, जिनकी वाइफ थी। इसके चलते काफ़ी विवाद भी हुआ था, इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन महिलाओं का जो है नामांकन वहाँ शुरू हुआ, और बाद में जो पैरले मार्शल है बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स बनी, और इस तरीके से महिलाओं का पढ़ना वहाँ पे शुरू हुआ। नहीं तो पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज के जो कॉलेजेस था वहाँ पे महिलाओं को पढ़ने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। ठीक है, समझ गए। अब आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक एक करके सब बता रहे हैं। अब आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके जो फाउंडर हैं या फादर हैं या जनक कहते हैं हम लोग, कौन है, तो जे एम केन्स, नाम सुने होंगे, नहीं तो सुन लीजिए। जे एम केन्स को हम लोग बोलते हैं जॉन मेयार्ड केन्स। क्या बोलते हैं, जॉन मेयार्ड केन्स। ये इसलिए फेमस हैं क्योंकि 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तो जो मंदी था उस मंदी से बाहर निकालने का जो रास्ता बताए थे इन्होंने दिया था। कौन दिए थे, जेम केन्स दिए थे। और जेम केन्स कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो मंदी है या जो डिप्रेशन है जो आती है, वो एग्रीगेट डिमांड में कमी के कारण, सामूहिक मांग में कमी के कारण, अगर इसको बाहर करना है तो हमको जो है एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। और 1929 में जो प्राइवेट सेक्टर से कंपनियां हैं वो आपका जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, तो इसमें उन्होंने सलाह दिया था कि सरकार को आगे आना चाहिए, सरकारी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में फिर से विश्वास पैदा होगा। सड़क बनाइए, रोड बनाइए, पुल बनाइए, डैम बनाइए, और नहीं तो रोड को तोड़वा दीजिए, फिर से रोड को बनाइए और लोगों को इंगेज रखिए, तभी अर्थव्यवस्था में पीस एंड हार्मोनी होगा, सुख और शांति होगा। यानी सुख और शांति चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था में काम होते रहना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड नहीं करना चाहिए। इसीलिए देखे होंगे जब कोविड-19 का इफेक्ट था उस समय भी सरकार पैसा लोगों के हाथ में दे रही थी, एक तरफ पैसा दे रही, दूसरी तरफ लोग निकाल के पैसा खर्च कर रहे थे।
ताकि मार्केट में डिमांड बना रहे, क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड कम जाता तो पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाता। इसलिए देखते होंगे गरीब व्यक्ति का, अगर किसी देश में गरीब व्यक्ति की इनकम बढ़ता है तो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि गरीब का जब इनकम बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में डिमांड आपका बढ़ता है और इक्वली घटेगा। लेकिन अमीर व्यक्ति की इनकम बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़े, इनका प्रॉफिट बढ़ेगा और जमा हो जाएगा। क्लियर है? तो खर्च करना जरूरी है। ये सारी बातें उनके बारे में बाद में बताएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बातें इकोनॉमिक्स के बारे में बताए थे और इन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी दिया था। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब उन्होंने कहा था स्टेट मस्ट बी इंटरवीन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी।